हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको क्या करेंगे साथियों, ऑन कर लेंगे। ठीक है। बाकी क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, कल रात को मैंने जो बाकी के पीडीएफ थे वो आपको दे दिया था, तो वहां पे जाइएगा तो आपको देखिए पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है, टाइम टू टाइम दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार चेक करके क्लास को लाइक कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ चैनल को जो है शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे बताइए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है आपका सामवेद को। जो आपका डील अभी कब देगा साथी, पहले पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है आपका ऋग्वेद सामवेद को। ठीक है, सामवेद को, तो जो आपका दिया गया है डील विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका साथियों, दूसरा नंबर क्या देगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस भाषा व लिपि में है, तो अशोक के अधिकांश अभिलेख क्या बोलते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख व अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर प्राकृत व ब्राह्मी लिपि जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल आपके 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व में चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। ठीक है, ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में यह प्राचीन मागधी भाषा व ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों में शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, और एक शिलालेख में यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि एक अन्य में यूनानी भाषा और अरमाई भाषा की द्विभाषी आदेश जो है दर्ज है। क्लियर है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर क्या देगा, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागृत ज्वालामुखी। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी में आपके क्या होता है, अक्सर उद्गार होते हैं। जागृत यानी कि जगा हुआ ज्वालामुखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका साथी हो, चौथा नंबर। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, बताइए। एल नीलो जलधारा कहाँ पर प्रकट होती है, तो एल नीलो जलधारा की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा पेरू के तट पर। ठीक है, पेरू के तट पर आपकी एल नीलो जलधारा क्या होती है, प्रकट होती है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथ 5वां नंबर क्या देगा, गणतंत्र होता है क्या। गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र आपका होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वंशागुप्त रूप में न हो। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं, यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथ में होती है, और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका डीला विकल्प देगा आपका 5वें पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका साथ ही छठा नंबर क्वेश्चन क्या देगा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, बताइए। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो आपका राइट आंसर साथियों भाग 4 में जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर, चतुर्थ भाग में, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है इसके बारे में। और इसका काम क्या है, तो राज्य को क्या बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका काम है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका सातवां, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है, बताइए मुद्रा स्फीति जो है किस कारण से होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा स्फीति जो घटती आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। ठीक है, चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को जो है वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध करना आपका मुद्रा स्फीति का काम होता है। ठीक है, इससे जो है ब्याज दरें भी आपकी तय की जाती है। क्लियर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट है, मुद्रा स्फीति का कारण होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। ठीक है, अगला आपका है साथियों 8वां नंबर से बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है। औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है। तो औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन यहाँ पे आईडीबीआई है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। आईडीबीआई का गठन आपका औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था, और यह जो है भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की सूचना अधिसूचना के द्वारा जो है 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आइसोटोन। आइसोटोन्स होते हैं क्या। तो आइसोटोन्स आपको होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो। आइसोटोन एक नाभिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, क्लियर है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन में आपका साथी और 10 नंबर, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, साथ बताइए अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अम्लीय घोल का पीएच मान आपका होता है 7 से कम। ठीक है, और 7 से अधिक होगा क्षारीय हो जाएगा, और 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, अम्लीय घोल का पीएच मान आपका क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बताइए गाइडेंस से, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, बताइए क्या करने के लिए। तो अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब आगे की ओर झुका जाता है। आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है ताकि शरीर की गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट है, पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि उस क्या करने के लिए, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन में आपका साथी हुए 12 नंबर, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा, बताइए जब एक पत्थर को जो है चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएगा तो क्या होगा। तो उसका जो भार है बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, चांद पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, उसके वजह से वो क्या है, पत्थर वहां पे हल्का रहेगा, उसका वहां पे वजन हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब उसी पत्थर को पृथ्वी पे लाएंगे तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से चांद क्या है, भारी, मतलब क्या है, पत्थर जो है क्या होगा, भारी हो जाएगा, वजन लगेगा हमको। ठीक है, तो उसके भार भार तो बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है, मतलब जिस स्थिति में है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका जो साइज है, द्रव्यमान जो है उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, वह नहीं बदलेगा। तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 13 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है। सेब, अमरूद, आम, टमाटर, इन चारों में से कौन सा सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है। तो टमाटर जो दिया गया आपका, देखिए फल का उदाहरण सही मायने में नहीं होता है, कहीं कहीं पे फल के उदाहरण में आता है लेकिन हर जगह नहीं आता है। देखिए सही मायने में आपका क्या है, सब्जी में आता है, फल के उदाहरण में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। वायु यानी कि हवा और जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। तो इसको जो है अपरदन कहते हैं। ठीक है, जल जल यानी कि जब नदी में बाढ़ बीड़ आता है तो एक जगह से जो मिट्टी है कट के दूसरी जगह चली जाती है। हवा में भी ऐसे ही होता है, हवा एक जगह से मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगह पे लेके जाती है। तो आपका क्या होता है, भूमि का क्या होता है, कटाव होता है। तो इस प्रक्रिया को आपका अपरदन कहते हैं। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं आपका साथियों 15 नंबर, रेशम पालन क्या कहलाता है, बताइए रेशम का पालन आपका क्या कहलाता है साथियों। तो रेशम का पालन आपका कहलाता है यहाँ पे सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम पालन क्या कहलाता है, आपका सेरीकल्चर, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका रेशम। ठीक है, सेरीकल्चर एक कृषि आधारित उद्योग है, इसमें जो है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन करना शामिल है, जो कि कीड़ों की कुछ प्रजातियों द्वारा छोड़े गए कोकून से प्राप्त धागा होता है। ठीक है, अगला आपका है साथियों 16 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा, बताइए सौर ऊर्जा का यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है, बताइए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
हरे पौधे, ठीक है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से आपका हरे पौधे हो जाएंगे, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथी हुए 17 नंबर। ओरेकल क्या है बताइए। ओरेकल आपका क्या होता है, इसका आइडेंटिफाई का जवाब बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल आपका एक साथी डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी अर्थात क्या बोलते हैं, अगर आप अपने मोबाइल में देखिए कुछ भी सर्च करते हैं ऑनलाइन, मतलब आप कुछ भी देखते हैं सर्च करते हैं, तो वहाँ का जो डेटा है कहाँ होता है, एक डेटाबेस का वो होता है, स्टोरेज होता है, जहाँ पे स्टोर होता है आपका, ठीक है। तो ओरेकल आपका वही एक डेटाबेस, ओरेकल तो नाम है लेकिन डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओरेकल कंपनी का नाम है। तो ओरेकल क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है, जहाँ पे आपका डेटा जो है स्टोर होता है, और वहां से क्या होता है, प्रोसेस होता है, जो उसमें करना रहता है सब होता है, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 18 नंबर। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताइए। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 15 होती है, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अरुंधति रॉय को जो है किस पुस्तक से बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था बताइए। अरुंधति रॉय को जो है किस पुस्तक से जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आपका राइट आंसर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखक अरुंधति रॉय का पहला उपन्यास है। पुस्तक में पता चलता है कि छोटी चीजों लोगों के व्यवहार और उनके जीवन पे कैसे प्रभावित करती हैं। इसने जो है 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था बुक ने, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, कर्नाटक में राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था बताइए। कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था, तो आपका राइट आंसर पर दंती दुर्ग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दंती दुर्ग मानखेत्र के राष्ट्रकूट राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 753 ईस्वी में चालुक्यों को हराया और राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उन्होंने लता यानी कि गुजरात, मालवा, तनखा, कलिंग और मध्य भारत में जो है शेष यानी कि नाग शासकों को पराजित किया और कई यज्ञों को जो है पूरा किया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। दंती दुर्ग ने जो है कर्नाटक के राष्ट्र मतलब कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य के वह शासक आपके दंती दुर्ग थे, जिसने क्या किया था, बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन बड़े आपका है 21। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था बताइए। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार आपके यहाँ पे लीडी फॉरेस्ट ने किया था, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार आपके यहाँ पे लीडी फॉरेस्ट ने किया था। क्लियर? चलिए डी वाला ऑप्शन जो दिया गया था आपका राइट आंसर, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से बताइए। कांगड़ा चित्रकला शैली का जो संबंध है किस राज्य से, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आते हैं हिमाचल प्रदेश, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की चित्रमय कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक पूर्व रियासत राज्य है, जिसने कला को संरक्षित किया था। कांगड़ा चित्रकारों ने सब्जी और खनिज निष्कर्षों से बने रंगों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बने आपका है 23 नंबर, 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है बताइए। अच्छा, खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्या क्या देगा, अर्जुन पुरस्कार तो खेल कूद से, द्रोणाचार्य भी आपका खेल कूद में, ध्यानचंद भी आपका खेल कूद से, लेकिन नॉर्मल बोल रहा हूँ आपका कृषि व पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि खेल कूद के क्षेत्र में। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है प्रामाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया, तो आपका राइट आंसर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया, ताकि बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को जो है शामिल किया जा सके, ठीक है। जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 22 होगी। 8वीं अनुसूची उन भाषाओं
को सूचीबद्ध करती है जिन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, ठीक है। जो आपका बिल अभी कब देगा, आपका राइट आंसर 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो क्या है शामिल किया गया था सूचीबद्ध में, ठीक है। राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपके साथ पश्चिम भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या, बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल अगर देखने जाएंगे साथियों, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका होता है साथियों यहाँ पे तीरंदाजी, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 26 नंबर, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी, बताइए। जलियांवाला बाग वाली घटना जो है, जलियांवाला बाग वाली घटना कहाँ हुई थी? तो जलियांवाला बाग वाली घटना आपकी हुई थी साथियों अमृतसर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 27 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट में भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहद पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मारो का मंत्र किसने दिया था, बताइए। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहद पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मारो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। जो आपका ये विकल्प देगा है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? चलिए करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन में आपका 28वां, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था, बताइए। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय को छोड़कर गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी छोड़ के गया था, जो कि क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने ही गुलाम वंश की स्थापना भी की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको साथियों 29 नंबर बताइएगा राइट आंसर वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की थी और इसका नाम जो है नया नाम आपका केप ऑफ गुड होप रखा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वह पुर्तगाली नाम का आपका वास्को डिगामा था, ठीक है। जो आपका डीला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? वह पुर्तगाली नौचालक आपका वास्को डिगामा था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की थी और इसका नया नाम आपका केप ऑफ गुड होप रखा था, ठीक। चलिए अगला आपका साथियों 30 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 30 पार्टी है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी ना? तो हड़प्पा की सभ्यता की अगर बात करें तो आपकी कांस्य युग की थी, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? हड़प्पा की सभ्यता आपकी कांस्य युग की थी। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जो है जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अपनी जो राय है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में दे दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, आपकी जो है मदद पूरी की पूरी की जाएगी। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, जब भी आपका अगला सेशन होगा। जैसे कि रीजनिंग का भी दोपहर को 1 बजे होगा तो आप लोग उस वाली क्लास में आ जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।